आतंकी पन्नू के खिलाफ एनआईए ने दर्ज किया नया मामला, पीएम मोदी के खिलाफ सैनिकों को भड़काने का आरोप। नई दिल्ली। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने अमेरिका में रह रहे खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है। पन्नू पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रध्वज फहराने से रोकने के लिए भारतीय सैनिकों को भड़काने और इसके लिए 11 करोड़ रुपए का इनाम घोषित करने का आरोप है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और गैरकानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम यूएपीए की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। पाकिस्तान में किया था इनाम का ऐलान। एनआईए की प्राथमिकी के अनुसार सिख फॉर जस्टिस एसएफजे के संस्थापक पन्नू ने 10 अगस्त को पाकिस्तान के लाहौर प्रेस क्लब में आयोजित मीट द प्रेस कार्यक्रम के दौरान यह आपत्तिजनक घोषणा की थी। वॉशिंगटन से वीडियो संबोधन में पन्नू ने उन सिख सैनिकों को 11 करोड़ रुपए का इनाम देने का वादा किया था जो पीएम मोदी को लाल किले पर तिरंगा फहराने से रोकेंगे। नया खालिस्तान का नक्शा और शहीद जत्था का दावा। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि इसी कार्यक्रम में पन्नू ने एक नए खालिस्तान के मानचित्र का अनावरण किया था। इस मानचित्र में पंजाब के अलावा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश को भी खालिस्तान में शामिल किया गया था। पन्नू ने यह भी दावा किया था कि एसएफजे ने भारत के खिलाफ लड़ने के लिए एक शहीद जत्था बनाया है। देश की संप्रभुता को चुनौती प्राथमिकी में कहा गया है कि पन्नू ने ऐसा करके भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लिया है और सिखों में भारत के प्रति असंतोष फैलाने की कोशिश की है। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद दर्ज किया गया है, जिसने मामले की गंभीरता और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थों को देखते हुए एनआईए द्वारा जांच किए जाने की आवश्यकता बताई। सोशल मीडिया का इस्तेमाल। एफआईआर में पन्नू के खिलाफ लगाए गए आरोपों के समर्थन में एक्स, पहले ट्विटर पर, एसएफजे के चैनल से प्राप्त विश्वसनीय जानकारी और वीडियो का हवाला दिया गया है, जिसमें 15 अगस्त को पीएम मोदी को तिरंगा फहराने से रोकने के लिए इनाम की घोषणा करते हुए दिखाया गया है। पन्नू पर पहले भी कई मामले। बता दें कि गुरपतवंत सिंह पन्नू भारत सरकार द्वारा घोषित एक व्यक्तिगत आतंकवादी है और उस पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। एनआईए उसके खिलाफ पहले से ही कई मामलों की जांच कर रही है और उसकी संपत्तियां भी कुर्क की जा चुकी हैं। ये नया मामला पन्नू के खिलाफ एनआईए द्वारा दर्ज किया गया 7वां मामला है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक खुला खत लिखकर राज्य में भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान पर तुरंत ध्यान देने और कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से राजधर्म का पालन करने का आग्रह किया और साथ ही 5 महत्वपूर्ण सुझावों के साथ चेतावनी भी दी है। यहां राज ठाकरे के पत्र में दिए गए सुझावों और अन्य महत्वपूर्ण बातों का विस्तृत विवरण दिया गया है। राज ठाकरे के पत्र के मुख्य बिंदु। नुकसान और स्थिति का आकलन। मनसे प्रमुख ने मानसून की विदाई के समय बीड़, धाराशिव और मराठवाड़ा के अन्य जिलों में हुई भारी बारिश और बादल फटने जैसी स्थितियों से किसानों को हुए भारी नुकसान की ओर ध्यान दिलाया है। उन्होंने बताया कि लगभग 10 लोगों की मौत हुई है। कई जगहों पर जमीन पूरी तरह बह गई है और कृषि को भारी नुकसान हुआ है, जिससे ग्रामीण महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो गई है। यह पत्र मुख्यमंत्री के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के बाद आया है। राज ठाकरे द्वारा दिए गए 5 सुझाव। राज ठाकरे ने संकटग्रस्त किसानों और आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री को निम्नलिखित 5 सुझाव दिए हैं। 1. तुरंत सूखा घोषित करें और पर्याप्त मुआवजा दें। उन्होंने मांग की है कि बिना कोई मानदंड तय किए तुरंत सूखा घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि 7 रुपये या 8,000 रुपये प्रति एकड़ का मामूली मुआवजा पर्याप्त नहीं होगा। कम से कम 30,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि किसान को फिर से बसने में कम से कम 1 साल का समय लगेगा। 2. केंद्र सरकार से राहत पैकेज प्राप्त करें। राज ठाकरे ने स्वीकार किया कि पिछले कुछ सालों की फिजूल खर्ची के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति नाजुक है। फिर भी सरकार को हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए और समय रहते केंद्र से संपर्क करके राहत पैकेज प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि जब केंद्र सरकार ने बिहार को ऐसा पैकेज दिया है तो महाराष्ट्र को भी देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने राज्य में शामिल सभी दलों से आग्रह किया कि वे व्यक्तिगत शिकायतों या आपसी झगड़ों के बजाय राज्य के लिए दिल्ली दौड़ें। 3. बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने चिंता जताई कि आपदा की सबसे पहली मार लड़के लड़कियों की शिक्षा पर पड़ती है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई नहीं रुके, उन्हें जरूरी किताबें कॉपियां मिलें। सरकार को अर्धवार्षिक परीक्षा के समय बच्चों की मनस्थिति पर विचार करके तुरंत कदम उठाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि हिंदी भाषा को लागू करने में दिखाई गई चुस्ती और जिद यहां भी दिखाई देगी। 4. महामारी के प्रकोप के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को सतर्क करें। ऐसी आपदा के बाद महामारी का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है, जिसके लिए राज्य का स्वास्थ्य विभाग सतर्क रहना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिला अस्पतालों से लेकर स्वास्थ्य केंद्रों तक हर जगह दवाओं की कमी न हो। 5. बैंकों पर कर्ज चुकाने के दबाव को कम करें।
चेतावनी सहित। राज ठाकरे ने कहा कि संकट के बाद बैंकों पर कर्ज चुकाने का दबाव एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा बन जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री को चेतावनी दी कि या तो सरकार बैंकों को अभी से समझा दे, वरना हमारे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता उन्हें समझा देंगे। सरकार की जिम्मेदारी पर जोर। पत्र के अंत में राज ठाकरे ने कहा कि किसानों के आंसू पोंछना सरकार का काम है, लेकिन उसका विज्ञापन करना महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं रही है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से प्रलोभनों से दूर रहने और कम से कम 30 रुपये से 40,000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता की घोषणा करने की अपील की, ताकि किसान और उनका परिवार फिर से खड़ा हो सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजिया में दुनिया को चेतावनी देते हुए रूस के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया है। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूरोप में युद्ध का विस्तार करने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि दुनिया इस समय इतिहास की सबसे विनाशकारी हथियारों की दौड़ में शामिल है। ज़ेलेंस्की के संबोधन की मुख्य बातें। युद्ध विस्तार की चेतावनी। ज़ेलेंस्की ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र में कहा कि पुतिन अपने युद्ध का विस्तार यूरोप में करना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि रूसी ड्रोन अब यूक्रेन के बाद पूरे यूरोप में उड़ान भर रहे हैं और रूसी अभियान पहले से ही दूसरे देशों में फैल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रूस के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की अपील की, क्योंकि पुतिन इस युद्ध का विस्तार करके इसे जारी रखना चाहते हैं। हथियारों की दौड़। ज़ेलेंस्की ने कहा कि दुनिया इस समय मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी हथियारों की दौड़ में है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि रूस को अभी रोकना इस बात पर विचार करने से बेहतर है कि परमाणु हथियार ले जाने वाला ड्रोन सबसे पहले कौन बनाएगा। सुरक्षा गारंटी पर आलोचना। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की आलोचना करते हुए कहा कि वे यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने में कमजोर दिखी हैं। नाटो पर टिप्पणी। ज़ेलेंस्की ने नेटो पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लंबे समय से चले आ रहे सैन्य गठबंधन का हिस्सा होने का मतलब ये नहीं है कि आप सुरक्षित हैं। अन्य देशों पर खतरा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सहयोगी एकजुट होकर समर्थन नहीं बढ़ाते तो और देशों को भी रूसी आक्रामकता का शिकार होना पड़ेगा। ट्रंप की टिप्पणी के बाद बयान। ये टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूस यूक्रेन युद्ध पर दिए गए बयान के बाद आई है, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन अपनी सारी जमीन रूस से वापस जीत सकता है, जो उनके पिछले रुख में बदलाव को दर्शाता है। नाटो देशों के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन। ज़ेलेंस्की की चेतावनी ऐसे समय आई है जब हालिया हफ्तों में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में बड़ा बदलाव देखा गया है। पिछले हफ्ते एस्टोनिया और पोलैंड ने अपने हवाई क्षेत्र में रूस के ड्रोन आने की बात कही है। एक और नाटो सदस्य रोमानिया ने भी कहा है कि रूसी ड्रोन ने उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। इस पर ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण के बाद कहा था कि नाटो देशों को अपने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले रूसी लड़ाकू विमानों और ड्रोनों को मार गिराना चाहिए। भारत से संघर्ष की स्थिति में क्या पाकिस्तान को सेना भेजेगा सऊदी अरब? इजरायली एक्सपर्ट ने दी चेतावनी। रियाद, इस्लामाबाद। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बीते हफ्ते 17 सितंबर को हुए ऐतिहासिक रक्षा समझौते ने वैश्विक स्तर पर चर्चा और भारत में चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस समझौते को नाटो स्टाइल का बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें यह प्रावधान है कि किसी एक देश पर हमला होने पर उसे दोनों देशों पर आक्रमण माना जाएगा। हालांकि इस समझौते के बावजूद ये सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या भारत से किसी संघर्ष की स्थिति में सऊदी अरब की सेना सीधे तौर पर पाकिस्तान का साथ देगी। MBS के लिए आसान नहीं रहा। इजरायली विशेषज्ञ। इजरायली वेबसाइट यरूशलम पोस्ट में प्रकाशित इजरायल के शोधकर्ता योएल गुजांस्की के एक लेख ने इस समझौते का विश्लेषण किया है। गुजांस्की चेतावनी देते हैं कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS के लिए भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का फैसला लेना आसान नहीं होगा। गुजांस्की के विश्लेषण के मुख्य बिंदु। सैन्य मदद की सीमाएं। गुजांस्की का कहना है कि पाक सऊदी समझौते की कुछ सीमाएं हैं और इसे इजरायल या भारत के खिलाफ शत्रुतापूर्ण डील की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। सऊदी का पिछला रवैया। वो बताते हैं कि भारत के साथ पाकिस्तान के 1965, 1971 और 1999 के संघर्षों में सऊदी अरब ने इस्लामाबाद की केवल वित्तीय और कूटनीतिक सहायता की थी, लेकिन कभी भी भारत के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई नहीं की। सऊदी ने कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान का बहुत खुलकर साथ देने से परहेज किया है। प्रतीकात्मक महत्व। विशेषज्ञ का मानना है कि समझौते का शुरुआती महत्व संयुक्त सैन्य कार्रवाई के प्रति ठोस प्रतिबद्धता के बजाय राजनीतिक संकेत में निहित है। भारत के लिए चुनौती। गुजांस्की मानते हैं कि ये समझौता भारत के लिए एक रणनीतिक और प्रतीकात्मक चुनौती पेश करता है। समझौते का सामूहिक रक्षा खंड भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय कार्रवाई को सऊदी अरब के खिलाफ आक्रामकता के रूप में पेश कर सकता है, जिससे भारत की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है। सऊदी भारत संबंधों का गणित। लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि हाल के वर्षों में भारत और सऊदी अरब के संबंध लगातार बेहतर हुए हैं, खासकर 2016 के बाद से। मजबूत व्यापारिक साझेदारी। साल 2024-25 में भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय व्यापार 41.88 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत फिलहाल सऊदी का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो पाकिस्तान के सऊदी अरब से व्यापार से कहीं ज्यादा है।
संबंधों को झटका। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये समझौता निश्चित रूप से भारत की अरब कूटनीति के लिए एक झटका है। निष्कर्ष। इजरायली विशेषज्ञ के अनुसार भारत के लिए झटके के बावजूद ये कहना जल्दबाजी होगी कि सऊदी अरब की ओर से सीधे तौर पर पाकिस्तान को सैन्य मदद दी जाएगी। सऊदी अरब अपने गहरे आर्थिक और रणनीतिक हितों को देखते हुए भारत से सीधे संघर्ष से बचने की कोशिश कर सकता है। भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट, टीम की घोषणा आज। श्रेयस अय्यर उपलब्ध नहीं, बुमराह की वापसी तय। दुबई। भारतीय क्रिकेट टीम आज वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम की घोषणा करेगी। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर दुबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम का ऐलान करेंगे। इस सीरीज के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं, जिसमें श्रेयस अय्यर का चयन के लिए उपलब्ध न होना और जसप्रीत बुमराह की वापसी सबसे प्रमुख हैं। श्रेयस अय्यर का ब्रेक। मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने पीठ की पुरानी समस्या के कारण टेस्ट क्रिकेट से ब्रेक लेने का फैसला किया है। उन्होंने बीसीसीआई को मेल लिखकर इस बात की जानकारी दी है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच से भी वो इसी समस्या के कारण वापस लौट गए थे। हालांकि सूत्रों के मुताबिक चयनकर्ताओं ने पहले ही अय्यर को ये स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम में नहीं चुना जाएगा। उन्हें वनडे फॉर्मेट के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी माना जा रहा है और उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज के लिए चुना जा सकता है, जो वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान ही खेली जाएगी। जसप्रीत बुमराह की वापसी। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने चयनकर्ताओं को अपनी फिटनेस के बारे में जानकारी दी है और उनकी वापसी लगभग तय मानी जा रही है। बुमराह की वापसी से भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती मिलेगी। रविंद्र जडेजा का फिटनेस टेस्ट। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट अकेडमी (एनसीए) में है, जहां उनका फिटनेस टेस्ट होगा। उनके फिटनेस टेस्ट के नतीजे के आधार पर ही उनका चयन किया जाएगा। मानव सुथार को मिल सकता है मौका। बाएं हाथ के युवा स्पिनर मानव सुथार को टीम में शामिल किया जा सकता है। मानव ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट लिए थे। 23 वर्षीय सुथार के नाम 23 प्रथम श्रेणी मैचों में 95 विकेट हैं। चयनकर्ता उन्हें भविष्य को देखते हुए एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं, जो रविंद्र जडेजा की जगह ले सकें। सीरीज का कार्यक्रम। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। पहला टेस्ट 2 अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये सीरीज 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।